कैसे हैं आप। मैं रागिनी फिर से आपके बीच में वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और कभी कभी उसको अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन वो उसके अंग नहीं माने जाते हैं। सिर्फ 7 देश जो हैं अपने, जिसमें से 3 तो पहले भारत ही हुआ करते थे। 1947 से पहले भारत के अंग थे, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और आपका ये भारत भी उसमें शामिल है। ये 7 देश जो है दक्षिण एशिया का अंग मान, इन सब 7 देशों के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। अब देखते हैं कभी कभी चीन जो है इस क्षेत्र का बहुत बड़ा देश है, लेकिन फिर भी चीन को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस पूरे अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि क्या इस पूरे एरिया में लोकतंत्र की स्थिति कैसी रही है। लगभग 1947 के बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके पतन के बाद ये सारे देश स्वतंत्र हुए थे, जिसमें भारत पाकिस्तान दोनों 1947 को आज़ाद हुए थे। 48 में जाके श्रीलंका आज़ाद हुआ था और ऐसे ही करके क्रम से अपना 71 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। और ये सब जैसे ही देश स्वतंत्र होते जा रहे थे, सबके सामने अपने अस्तित्व को खड़ा करने के लिए कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होगी, है ना। तो ये चल रहा था। अब हम पूरे अध्याय में यही जानेंगे कि कब कब कैसे कैसे लोकतंत्र की बहाली रही। और अगर देखें तो श्रीलंका और भारत में प्रारंभ से ही लोकतंत्र जो है सफल रहा है। दोनों में जब से वो स्वतंत्र हुए तब से लोकतंत्र की बहाली है। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान दोनों में कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्रात्मक शासन, ये चलता रहा है। और इस तरह से नेपाल की हम बात करें तो नेपाल में 2006 तक संवैधानिक लोकतंत्र था, लेकिन 2006 में जन विद्रोह के बाद एक सफल जन आंदोलन हुआ था और उसके बाद लोकतंत्र की बहाली हुई। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो मालदीव है, जो भूटान है, वहाँ राजतंत्र है, लेकिन वहाँ भी बहुदलीय लोकतंत्र की दिशा में काम किया जा रहा है। और जो मालदीव था वहाँ सल्तनत काल था, पर 1968 से वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी और जो है अध्यक्षात्मक शासन था। पर 2005 के बाद वहाँ भी मतदान हुआ और संसदीय प्रणाली को मान्यता दी गई। और चुनाव के बाद 2005 के चुनाव के बाद वहाँ पर जो है लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से इन 7 देशों में क्या क्या व्यवस्थाएं रही। चूँकि ये भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाले हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से विविधता वाले हैं, पर एक प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए इसका एक महत्व है। यहाँ पर आपसी झगड़े बहुत हैं, विवाद बहुत हैं, कभी सीमा विवाद, नदी विवाद, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ सहयोग भी बना के ये चलते हैं। और ऐसा मानना जाता है कि अगर ये देश आपस में ना लड़ें और साथ मिलकर चलें तो बहुत आगे विकास ये कर सकते हैं। इन 7 देशों में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पाकिस्तान में कैसा था और बांग्लादेश में कब था। ये 7 देशों के अंदर लोकतंत्र की जो स्थिति रही है उसका अवलोकन हम आगे के अध्यायों में, आगे के वीडियोज़ में करेंगे। आज हमें ये जानना है सबसे पहले कि जो घटनाक्रम था दक्षिण एशिया का वो क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं 1947 से दक्षिण एशिया का घटनाक्रम। सबसे पहले 1947 में 15 अगस्त 1947 को और 16 अगस्त को ये दोनों मध्यरात्रि को पाकिस्तान और भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए, है ना, भारत और पाकिस्तान। और 1948 में श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, वो स्वतंत्र हुआ। और इसी सन में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। दोनों में झड़प हुई और जो कश्मीर का विवाद चलता है, आज़ाद कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के पास जो कश्मीर है, वो समस्या जब से शुरू हुई। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल नदी को लेकर संधि पर हस्ताक्षर हुए। और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और उसके कारण भारत को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था कहीं ना कहीं। और उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई और पर्यवेक्षण के रूप में उसको
देख रेख की, उसके बीच में हस्तक्षेप किया। 1966 में भारत और पाक के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जो 1965 के युद्ध से संबंधित था। ये समझौता हुआ और इधर पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान है, उसने अपनी अधिक स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी। 1971 में बांग्लादेश के जो नेता थे उनके द्वारा स्वयं को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसके साथ ही भारत के साथ 20 वर्षीय आपसी मैत्री संधि पर उनके बीच हस्ताक्षर हुए। 1972 में भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ और 74 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया और विश्व को अपनी शक्ति का परिचय दिया। 1976 में पाक और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए, जो कि 71 से अवरुद्ध थे क्योंकि दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तब वो अस्तित्व में आया था। और 1985 में सार्क का गठन हुआ। सार्क यानी दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है सार्क, उसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहला सम्मेलन हुआ। और 1987 में शांति समझौता हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ और भारत ने अपनी शांति सेनाएं जो है श्रीलंका में भेजी। इसको डिटेल में हम ये सारी घटनाओं को आगे पढ़ेंगे। ये समरी है पूरी कैसे क्या घटनाक्रम था 1947 से 2004-5 तक। आगे देखेंगे 1988 में भारत ने मालदीव में भाड़े के सैनिकों के षड्यंत्र को विफल किया। उस समय कुछ भाड़े के सैनिक थे जो मालदीव में षड्यंत्र कर रहे थे, कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थी, हिंसक घटनाएं हुई थी और तख्त पलट करने की कोशिश की और भारत ने वहां अपनी सेनाएं भेजकर उनकी सहायता की और उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया। और 1988 से 1999 के बीच 3 जो देश थे उनके बीच लोकतंत्र की बहाली की दिशा में काम शुरू हुआ और वो थे नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी घटनाएं दक्षिण एशिया का जो पूरा परिदृश्य है उसको इंगित करती हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से विवाद हैं किन किन देशों के बीच में, कहाँ सीमा विवाद है, कहाँ नदी जल विवाद है ना। ये सारी चीज़ें इनके बीच में हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय में। और दक्षिण एशिया के जो 7 देश हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो 1988 से 1991 का हमारा हो गया था। अगला है 1993 में दक्षिण के 7वें सम्मेलन में 1993 में दक्षिण के 7वें सम्मेलन में साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, साफ्टा पर हस्ताक्षर। ये साफ्टा क्या था? ये स्वतंत्र मुक्त व्यापार क्षेत्र के ऊपर था। इन देशों के बीच जो है मुक्त व्यापार की नीति चलाने के लिए था कि इन देशों को मुक्त व्यापार में वरीयता दी जाएगी। साफ्टा ये था इन देशों 7 देशों को, है ना। अगला है 1996 में 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर गंगा के जल बंटवारे को लेकर फरक्का समझौता हुआ। फरक्का समझौता हुआ। ठीक है, हुआ। तो 1996 में भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद था उसमें फरक्का समझौता हुआ। ठीक है, और 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। 1998 में भारत और पाक ने, है ना, दोनों ने, भारत और पाक ने परमाणु परीक्षण किया।
में अपनी ताकत को बढ़ाने का, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपनी शक्ति का परिचय दिया कि हम दोनों आपस में कोई किसी से कम नहीं। ये संदेश था कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। और 1998 में ही भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। इसी वर्ष 1998 में श्रीलंका और भारत ने मुक्त व्यापार के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए। मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर। और हम सब जैसा कि जानते हैं 1999 में कारगिल युद्ध हुआ पाकिस्तान और पाक और भारत के बीच। और जैसा कि हम जानते हैं ये जुलाई में हुआ था। 26 जुलाई अभी जो निकल गया है वो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारी जो सेनाएं थी उन्होंने बहुत दूर तक पाकिस्तान की सेनाओं को खदेड़ दिया था और विजय प्राप्त की। तो ये 99 तक हो गया। उसके बाद 2001 में 2001 में मुशर्रफ और वाजपेयी जी थे उस समय, भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उनके बीच समझौता जो है वार्ता असफल हो गई। समझौता वार्ता जो आगरा बैठक थी, आगरा में इनने बैठक की थी समझौते के लिए, तो वो असफल हो गई। आगरा बैठक असफल क्योंकि जो मुशर्रफ थे वो सैनिक शासन के उसके संघर्ष के बाद बने थे। उन्होंने राष्ट्रपति अपने आप को बना लिया था और कहीं ना कहीं कट्टरता थी उनके अंदर, तो बातचीत नहीं बनी। ठीक है, तो देखते हैं आगरा बैठक असफल हुई 2001 में। और 2004 में 12वें दक्षिण सम्मेलन में 2004 में 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर हुए। मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम था। पहले जो हमने देखा था 1993 में जो साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए थे, इसकी ये बात थी कि इन देशों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मुक्त व्यापार में इन देशों को जो दक्षिण देश है उनको वरीयता दी जाएगी। 7वें सम्मेलन में तय हुआ था और 12वें में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब इन देशों के बीच मुक्त व्यापार रहेगा। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम था 2004 तक का हमने देखा। उसके बाद की भी घटनाएं हैं जिनका जिक्र हम डिटेल में आगे करेंगे। पर अभी ये जानना जरूरी था कि कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं थी 1947 से लेकर तो अब तक जिन्होंने प्रभावित किया। तो इस तरह से हमने देखा है कि सभी राष्ट्रों के बीच कहीं ना कहीं कभी नदी जल को, जैसे कि गंगा नदी का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच समस्या का कारण बना। श्रीलंका में जो तमिल समस्या थी, तमिल और सिंगली जाति की समस्या थी, उसको लेके सहयोगी सेना भेजी गई, उसका समझौता हुआ था। और मालदीव में छुटपुट वो हिंसा हुई थी भाड़े के, उससे वो सब था। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सभी में कहीं ना कहीं संघर्ष चलता ही रहता है और इनके आंतरिक संघर्ष बहुत चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन, ऐसा चलता रहा है। तो शीत युद्ध के बाद यानी 1991 के बाद पाकिस्तान में 2 लोकतंत्रात्मक शासन हुए, नवाज शरीफ के उसमें और एक बेनजीर भुट्टो के उसमें। और बांग्लादेश में 1991 के बाद लगभग लोकतंत्र बहाली हो गई है। और 2006 के बाद नेपाल में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई है, जो जन आंदोलन हुआ था उसके बाद। तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से देश हैं ये दक्षिण एशिया में आते हैं। तो है भारत, पाकिस्तान, ठीक है, और
से ये 7 देशों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ, तो हम बात करते हैं भारत में और श्रीलंका में। प्रारंभ से ही लोकतंत्र रहा है। जब से ये स्वतंत्र हुए हैं 1947 में भारत अस्तित्व में आया, 48 में श्रीलंका अस्तित्व में आया और वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली उस समय से आज तक बनी हुई है। लेकिन बाकी के जो ये देश हैं इनमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी। तो सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर क्या है, सैनिक शासन प्लस लोकतंत्र। ठीक है, ये चूहा बिल्ली जैसा खेल इनके बीच में चलता रहता है। कभी लोकतंत्र बहाल हो जाता है, फिर सैनिक शासन हस्तक्षेप करता है, तख्ता पलट कर देता है, फिर वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लेते हैं और फिर जनता फिर से विद्रोह करती है और फिर से लोकतंत्र की बहाली होती है। ये चलता रहता है। ठीक है, पर 1991 के बाद, शीत युद्ध के बाद लोकतंत्र की दिशा में वहाँ बहुत काम हुआ है। फिर पाकिस्तान में 99 में फिर से सैनिक शासन जो है लागू हुआ था और वर्तमान में अब जो है इमरान खान जी हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं अभी, और लोकतंत्र की बहाली है। बांग्लादेश में भी यही रहा। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के उसमें तख्ता पलट हुआ था, उन्होंने आज़ादी की मांग की थी। उसके बाद कुछ दिन लोकतंत्र रहा। 74 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर सैनिक शासन, फिर उन्होंने अपने आप को घोषित कर लिया राष्ट्रपति चुनाव करवा के, फिर उनके फिर विरोध हुआ, फिर ये सब चलता रहा। और 1991 के बाद अब बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो गई। भूटान जो है एक छोटा सा राजतंत्रात्मक देश है और यहाँ पर राजतंत्र था, पर अब लोकतंत्र, बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था यहाँ की दिशा में काम शुरू हो गया। नेपाल में प्रारंभ से ही संवैधानिक राजतंत्र था और 2006 में जनता ने विद्रोह किया, जिसमें माओवादी भी शामिल थे और कुछ 7 संगठन थे, 7 दल थे, जिन्होंने मिलकर उस पर बहुत बड़ी संख्या में विद्रोह किया था और वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली करनी पड़ी थी राजा को। ठीक है, और इसके बाद मालदीव जो है, मालदीव में सल्तनत काल था। 1968 में जाके इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्लस गणतंत्र था, है ना, गणतंत्र की स्थापना हुई थी और अध्यक्षात्मक शासन था। पर 2005 में संसदीय शासन के लिए वोट हुआ। संसदीय शासन के लिए मतदान हुआ और 2005 के चुनाव के बाद क्या है, वहाँ पर अब लोकतंत्र मजबूत हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी लोकतंत्र की बहाली हो गई। ठीक है, और नेपाल में भी। तो मिला जुला ये है कि यहाँ की अपन बात करें तो पूरा कुल मिला के छुटपुट घटनाएं हैं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन लोकतंत्र यहाँ की जनता जो है पसंद करती है और अंत में लोकतंत्र की ही स्थापना हुई है जगह जगह। आज देखें तो भारत में लोकतंत्र है, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, मालदीव में भी, श्रीलंका में भी और भूटान में भी काम है। तो कहने का अर्थ है वर्तमान में इन सभी जगह लोकतंत्रात्मक शासन है और इसकी जो प्रकृति है पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से की, वहाँ की जनता लोकतंत्र को बहुत पसंद करती है। और इसकी जो स्थिति हम देखें कैसी, बनावट कैसी है इसकी, तो ये उत्तर में तो इसके हिमालय है, यहाँ दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। तो इस तरह से ये पूरा मैप है। इनकी विविधता बहुत है, भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, लेकिन फिर भी आपसी विवाद भी है, पर फिर भी सभी सहयोग भी करते हैं, संघर्ष भी है और सहयोग भी है। अगर इसको मिला जुला रूप कहें कि ये संघर्ष और सहयोग का मिला जुला रूप यहाँ चलता है। तो ये हमने अभी समरी पढ़ी कि भारत में, दक्षिण एशिया में जो है कैसी व्यवस्थाएं थी। अब इनको क्रमबद्ध रूप से हम सातों देशों के बीच में उनकी घटनाएं डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।